अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ऐसा हेल्थ टिप्स। आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग शख्सियत मौजूद है, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अनील शाफी। माशाल्लाह वो बहुत डिवोटेड हैं और कमिटेड हैं अपने काम के साथ, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मिस शम्स मुझे इनवाइट करने का। जज़ाकल्लाह, आप भी आए, आपका टाइम हालांकि बहुत कीमती था। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ही कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं, ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स को है बल्कि बहुत मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोगों को है और वो इसका शिकार है। इसका क्या मतलब है और इनमें क्या डिफरेंस है? उसको हम एंजाइटी कहते हैं, जिसमें इंसान की कुछ जिस्मानी तब्दीलियां आ रही होती हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना या मुंह खुश्क होना, शदीद घबराहट में इवन जिस्म पे कपकपी तारी हो सकती है। इसके अलावा चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। ये बहुत सीवियर अगर हो तो तब ऐसे होता है। लेकिन और उसके साथ साथ सोचें किस तरह की आ रही होती हैं कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इस तरह की फीलिंग, बल्कि रिजल्ट से पहले भी ज़ाहिर है कि इसी तरह की फीलिंग जो है वो इंसान फील करता है। अच्छा, और डिप्रेशन को समझना हो तो खुदा ना खास्ता अगर कोई वाक़यातन फेल हो जाए किसी टेस्ट में या इम्तिहान में, तो जो चीज़ हम फील करते हैं उस वक्त, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। जिसमें इंसान को ये होता है कि कुछ भी जो है ना वो ज़िंदगी में अच्छा नहीं है। वो एक एक तरह से अपने आप को लूज़र समझता है बंदा, और मैं कुछ ज़िंदगी में अचीव नहीं कर सका। तो ये वो सोचें हैं जो कि जिनको हम डिप्रेशन मतलब कहते हैं। तो ये दोनों में बुनियादी डिफरेंस मतलब अ, ये है। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया। ये मैंने भी शायद जिंदगी में पहली दफा इसकी बड़ी सिंपल और बड़ी कॉम्पैक्ट एक्सप्लेनेशन सुनी है। इससे अब मुझे लगा कि एंजाइटी किस स्टेज पे होती है, डिप्रेशन कहाँ पे। और डॉक्टर साहब, एंजाइटी की क्या सिम्टम्स हैं या इसकी क्या काइंड्स होती हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं इसकी, और हम्म, किस तरह से लोग इसको फील करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन ये नॉर्मल दोनों जज्बात हैं, क्योंकि इंसान जो है वो कॉमनली फील करते हैं। हम में से कोई शख्स ऐसा शायद ना हो जिसने ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन या एंजाइटी जो है ना वो मतलब फील ना की हो। लेकिन ये एंजाइटी और डिप्रेशन क्लिनिकल एंजाइटी डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल डिप्रेशन से डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये चीज़ रखी है कि जब उसका फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेस आता है उसकी ज़िंदगी में, तो वो उस स्ट्रेस के हिसाब से कुछ इमोशंस फील करता है। अगर कोई ऐसा स्ट्रेसर है जिसमें फियर है कि कुछ बुरा हो जाएगा तो एंजाइटी फील करता है। कोई ऐसा स्ट्रेस आ गया जिसमें कोई लॉस हो गया तो डिप्रेशन फील करता है। लेकिन ये दोनों जो फीलिंग्स होती हैं ये टेम्पोररी होती हैं। मसलन एक बंदा जिसका फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम फेल हो गया, तो वो हो सकता है 3-4 दिन जो है बहुत उदास रहे, किसी से मिलने-जुलने का दिल ना करे। लेकिन उसके बाद फिर वो नॉर्मल अपनी लाइफ में आना शुरू कर देता है। डिसऑर्डर हम तब कहते हैं जब ये जो नॉर्मल जो मूड और हमारा जो सिस्टम है वो नॉर्मल होने की बजाय वो उसी स्टेट में रहना शुरू कर दे। मसलन एग्ज़ाम से पहले हर स्टूडेंट को एंजाइटी होती है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको इतनी सीवियर एंजाइटी हो कि उसको उसके साथ पढ़ाई मुमकिन ही ना रहे उसके लिए, वो बजाय मज़ीद पढ़ने के वो किताबें छोड़ दे कि मैं नहीं कर सकूँगा ये चीज़। और इसी तरह से दूसरी चीज़ डिस्ट्रेस है, यानी वो बंदा खुद फ़ील करे कि मुझे शदीद जो है ना वो जज़्बाती लेवल पर एक अज़ियत मैं महसूस कर रहा हूँ। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ है, फंक्शनिंग उसकी ज़िंदगी में सही नहीं कर पा रहा वो बंदा, या वो बंदा जो है वो शदीद डिस्ट्रेस में फ़ील करता है, तो हम इसको डिसऑर्डर कहते हैं। और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो होना चाहिए। तो ये सही। बेसिकली ये था इसमें, मतलब जो पहला क्वेश्चन था कि इसमें क्या दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब जी क्योंकि जी। आपका जो क्वेश्चन था वो था कि टाइप्स के बारे में, कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। इसमें एक जी एक छोटी सी टेक्निकल टर्म है, लेकिन वो कॉमनली यूज होती है तो लोगों के लिए समझना मुश्किल नहीं होगा।
एंजाइटी डिसऑर्डर्स जी दो तरह के अकसाम होती हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। जिस तरह आइसक्रीम के फ्लेवर्स होते हैं, इसी तरह से एंजाइटी के दो फ्लेवर्स जी होते हैं। एक को हम फोबिक एंजाइटी कहते हैं और एक होती है नॉन फोबिक जी एंजाइटी। अब यहाँ पर फोबिया का लफ्ज समझना जरूरी है। फोबिया आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि फोबिया वो चीज़ है कि जिसमें हमें किसी खास चीज़ या किसी खास सूरत हाल से डर लगता है और हमारी एंजाइटी उसी कंडीशन के अंदर होती है, बाकी टाइम पर हम ठीक रहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक तो हम्म, सिंपल फोबियाज हो गए, जिस तरह आप कॉमन है कि मुख्तलिफ चीज़ों से फोबिया होना, लिजर्ड से फोबिया होना, कैट से फोबिया होना, हाइट से फोबिया होना। तो ये तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ये होता है लोगों को। इसके अलावा कुछ लोगों को सोशल फोबिया होता है, यानी जब वो लोगों के सामने उनको बात करने को बात करना पड़े या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देनी पड़े, स्टूडेंट जिस तरह वो हैं या वो मतलब प्रोफेशनली कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उस वक्त वो एंजाइटी फील करते हैं, जबकि बाकी टाइम पे वो ठीक रहते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि सिर्फ जो है वो तब एंजाइटी फील करते हैं जब वो घर से बाहर किसी हजूम वाली जगह पर या किसी बंद जगह पर जैसे लिफ्ट वगैरह में आ जाएं या अकेले सफ़र कर रहे हों, तो उस वक्त फील करते हैं। इसको हम एगोराफोबिया कहते हैं। तो ये जो तीनों किस्में हैं, ये तीनों फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स की हैं। सिंपल फोबियाज जैसे ये मैंने आपको बताया, लातदाद चीज़ों से इंसान खौफ महसूस कर सकता है, तो उसका हर एक का अलग अलग नाम है, हाइट फोबिया, वाटर फोबिया वगैरह वगैरह उसमें है। और दूसरी जो टाइप है वो सोशल फोबिया, जिसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें इंसान को मेन ये होता है कि उसको लोगों का सामना करने से खौफ आ रहा होता है और उसको ये लग रहा होता है कि लोग मेरे बारे में कोई मनफी राय कायम करेंगे या मेरे ऊपर हंसेंगे, ये सोच उसको आ रही होती है। और तीसरा जो है एगोराफोबिया, जिसको हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये वो फोबिया होता है कि जिसमें इंसान को घर से बाहर जाने में खौफ महसूस होता है कि अगर मैं घर से बाहर हूँगा, जैसे किसी हजूम वाली जगह पर ख़ास तौर पर हूँगा, लाइक बाज़ार, मस्जिद, सिनेमा, इस तरह की जगह पर, जहाँ अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरा अपनी सेफ्टी प्लेस यानी घर तक पहुँचना मुश्किल होगा। तो उस तरह की जगहों के बारे में उसको फोबिया होता है और वहाँ पर उसको एंजाइटी होती है। घर के अंदर उसको एंजाइटी नहीं होती। तो ये एगोराफोबिया में होता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं जो ठीक कि इन डिसऑर्डर्स की हैं। और जो दूसरी टाइप है वो नॉन फोबिक है। नॉन फोबिक एंजाइटी वो होती है कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता किसी फोबिया से, वो या सूरत हाल से ताल्लुक नहीं होता। और उसमें 2 जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं कि ये बंदा हर वक्त ही परेशान रहता है। छोटी-छोटी ज़िंदगी की जो बातें हैं वो इसके लिए पहाड़ जितनी मुश्किल हो जाती हैं। छोटे-छोटे स्ट्रेसर जिनको हम बड़े ईज़िली कोप कर जाते हैं, उस बंदे के लिए वो बहुत मुश्किल बन जाती है उनको डील करना। तो ये जो बंदा है इसको हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कहेंगे, यानी वो जनरली एक फ्री फ्लोइंग एंजाइटी है जो हर वक्त उसके अंदर रह रही है। और दूसरी उसकी टाइप पैनिक डिसऑर्डर है। पैनिक डिसऑर्डर में भी अगर तो पैनिक डिसऑर्डर हो ना घर से बाहर हजूम वाली जगह पर या अकेली किसी लिफ्ट वगैरह में या इस तरह की जगहों पर, तो फिर उसको हम एगोराफोबिया विद पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर, अकेला पैनिक डिसऑर्डर वो होता है जो कि किसी भी जगह पर बिला वजह एक पैनिक का दौरा, इंसान को सीवियर एंजाइटी का दौरा पड़ जाता है, जिसको बिल्कुल आप इस तरह समझें कि बंदे को लगता है जैसे मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, और वो हार्डली 20 सही मिनट्स 30 मिनट्स से ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन इतनी सीवियर एंजाइटी होती है उसके अंदर कि बंदा समझता है कि अभी मैं जो है ना खुदा ना खास्ता फौत हो जाऊंगा या अभी मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठूंगा। तो ये बेसिकली मतलब इसकी टोटल क्लासिफिकेशन है के इन टाइप्स है। डिसऑर्डर्स। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या है? और दूसरी बात, एक कॉमन मैन कहेगा कि अच्छा, मुझे अगर किसी किस्म का फोबिया है या तशवीश है, एंजाइटी है, तो मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? या वो अपने आप को और बिल्कुल सही, डिप्रेशन में भी तो जा सकता है कि मुझे ये एंजाइटी क्यों है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये है कि इसके अंदर ऐसा
जो एनजाइटी प्रोन बंदा है, जिसको एनजाइटी होती है, उसमें ऐसा क्या होता है जो डिफरेंट होता है दूसरे लोगों से। तो बहुत सारी इसके ऊपर स्टडीज हुई और ये देखा गया कि हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज हैं जो कि अगर ओवर सेंसिटिव हों तो वो बहुत ज़्यादा एनजाइटी जो है ना वो पैदा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये बताने से पहले एक बात समझाना ज़रूरी है कि एनजाइटी अल्लाह ताला ने रखी क्यों है इंसान के अंदर। बेसिकली एनजाइटी जो है ये इसलिए होती है कि इसका जो पर्पज़ है वो ये कि जब हम कोई ऐसा ख़तरा महसूस करें जिसमें हमारी जान खतरे में हो या हमें कोई ख़तरा हो सकता हो, तो वो जो हमारा सिस्टम है वो एक अलार्म क्रिएट करता है कि अपना बचाव कर लो। अच्छा, और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप एक जंगल में शेर देख लेते हैं, उस वक़्त अगर आप ये सारे सिम्पटम्स, ये दिल की धड़कन तेज़ होना, मुँह खुश्क होना और ये सारा कुछ आप फ़ील करेंगे, तो इसकी एक वजह है कि आपकी बॉडी को तैयार किया जा रहा है अपने बचाव के लिए कि कुछ अब आपने कुछ ना कुछ करना है, या यहाँ से भागना है या किसी तरह से मुकाबला करना है सिचुएशन का, तो उस वक़्त उसका फ़ायदा है। लेकिन होता ये है एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कि यही हिस्से ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं और फिर बगैर किसी खतरे के वो खतरा परसीव करना शुरू कर देते हैं और अपना अलार्म जो है खतरे का वो बजाना शुरू कर देते हैं। और देखा ये गया है कि इन एरियाज में एमिगडाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इसमें ये देखा गया है कि कुछ ऐसी केमिकल लेवल पे तब्दीलियां होती हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सेरोटोनिन और गाबा रिसेप्टर्स जो है ना उनके लेवल पे कुछ तब्दीलियां हैं जिससे जो है वो बढ़ जाता है। और रिस्क फैक्टर्स इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जेनेटिक्स, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर्स ख़ानदान में चल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स में किसी को है तो इस बात का चांस बहुत बढ़ जाता है कि बच्चों में से भी किसी ना किसी को वो मतलब डिसऑर्डर हो सकता है। फिर इसके अलावा जो सर्कमस्टांसेस हैं, अगर किसी बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कोई माली परेशानियां हैं या कोई घरेलू परेशानियां हैं, उसमें भी इसके आने का चांस बढ़ जाता है। और एक और चीज़ कि अगर बचपन में किसी इंसान का बचपन तल्ख गुजरा है, उसके अंदर उसके मिसाल के तौर पर पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई या किसी मेजर लव्ड वन, उसके किसी प्यारे की डेथ हो गई खुदा ना खास्ता, या कोई अब्यूज़ हुआ है उसके साथ, तो ये भी उसके अंदर ऐसी तब्दीलियां पैदा कर देता है कि चाहे वो बच्चा बीच में ठीक भी है, टीन एज के स्टार्ट में वो ठीक भी है, लेकिन कुछ साल के बाद जो है वो एनजाइटी शुरू हो सकती है। यानी एक डिलेड एक्शन हो सकता है उन इवेंट्स का जो कि हुए चाइल्डहुड में थे लेकिन उनका असर अडल्टहुड में आ रहा है। तो ये भी मतलब इसके अंदर देखा गया है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप लास्ट में बताइए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और एक इंसान कैसे उसको फॉलो कर सकता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में एक बात तो ये कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे जो है ना साइकाइट्री में हम जिसको डील करते हैं। सोसाइटी में और एक आबादी का, अगर हम कहें कि हमारी आबादी का कितना परसेंट हिस्सा इसके साथ सफ़र करता है, तो अबाउट एक एस्टीमेट ये है कि 20% से ज़्यादा लोग, और 20% अगर आप सोचें ना कि आप अपने मुल्क की आबादी का 20% निकालें तो वो मतलब कितना बनेगा, वो ज़ाहिर है कि मिलियंस में बनेगा वो। तो ये और ये इसका जो है ना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। एक मेडिकेशन से, जो कि मेडिकेशन क्या करती है कि वही जो लेवल्स हैं उसके लेवल ठीक करती है। और दूसरा जो इलाज है वो बातचीत वाला इलाज है, वो भी उतना ही इफेक्टिव है। और उसमें ये देखा गया है कि कुछ ऐसे रवैये होते हैं एंजाइटी के अंदर जिसको अगर हम बदल सकें तो हम एंजाइटी डिसऑर्डर को इम्प्रूव कर सकते हैं बगैर दवाई के भी। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टडी की गई है वो ये कि एंजाइटी क्योंकि तकलीफ दे होती है, इसलिए जिस शख्स को एंजाइटी हो रही है वो अक्सर अवॉइड करना शुरू कर देता है उन चीज़ों, उन सिचुएशंस को जहाँ उसको एंजाइटी होती है। मसलन एक बंदा जिसको सोशल फोबिया है
अब एक स्टूडेंट है, वो इस डर से मतलब कभी वो बैक सीट्स पे बैठता है या छुप के बैठता है कि मुझे को प्रेजेंटेशन ना देनी पड़ जाए या टीचर मुझे सबके सामने ना कह दें कि ये एक्सप्लेन करो या ऐसे। तो ये जो अवॉइडेंस है, ये इंसान कर क्या रहा होता है कि वक्ती तौर पर सुकून मिल रहा होता है उसको कि चलो कम से कम मेरी जान जो है वो ऑर्डर को बढ़ा रहा होता है। तो अवॉइडेंस को इसमें खत्म कराया जाता है, एंजाइटी से आहिस्ता आहिस्ता फेस कराया जाता है। और अच्छी बात एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ये होती है कि अगर आप एंजाइटी को फेस करने लग जाएं तो उस वक्त बिलाशुबा आपको तकलीफ हो, लेकिन उस तकलीफ के बाद जो है ना वो आसान और होता है, बल्कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी सोचें होती हैं जो कि एंजाइटी में बंदा सोचता है जो कि हकीकत से कुछ दूर होती हैं, उनको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। यानी एंजाइटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। मसलन फॉर एग्जांपल एक बंदा जो सोशल फोबिया का था, उससे अगर हम कहें कि आप इस प्रेजेंटेशन को करने से पहले अपनी सोचें लिखें, तो हो सकता है कि वो ये लिखे कि लोग मेरे पे हंसेंगे और मेरे का मजाक उड़ाएंगे वगैरह वगैरह। तो उसको हम बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, यानी उससे हम कहते हैं कि ठीक है अब आपने प्रेजेंटेशन कर लिया है, अब ये आपने जो लिखा था अब आप जरा सर्वे करें कि लोग आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में क्या राय देते हैं, कि उन्होंने कितना जो है ना उसको किया। तो जब वो ये देखता है तो उसको अक्सर और बेशतर यही फीडबैक मिलता है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना वो परसीव कर रहा था, क्योंकि उसमें जो एंजाइटी है वो हमेशा उसको बढ़ा रही होती है आपकी ओवर थिंकिंग को। तो वो जो चीज़ वो रियलाइज करता है, उसके बाद फिर हम उसकी जो थॉट्स हैं उसको रिस्ट्रक्चर करवाते हैं कि देखिए अगर इसकी जगह आप ये पॉजिटिव थिंकिंग रख के चलें और पॉजिटिव बिहेवियर इख्तियार करें, अवॉइडेंस को छोड़ दें, तो इससे क्या बेहतरी आएगी। तो उससे फिर जो है ना वो अच्छी बेहतरी जो है। और एक बात यह है कि दोनों इलाज इक्वली इफेक्टिव हैं, लेकिन अगर शदीद नबियत का मर्ज हो तो हमें दोनों को कंबाइन करना चाहिए। एक चीज़ मिशम्स में सिर्फ आखिर में, क्योंकि ये डिसऑर्डर इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं, लेकिन ये अगरचे एंजाइटी डिसऑर्डर्स की एक शक्ल है, लेकिन इतना इसके अंदर कुछ खसूसियात हैं कि इसको उनसे थोड़ा अलग करके रखा गया है साइकाइट्री के अंदर भी। इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि हमारा जो माशरा है उसमें की बहुत अहमियत है और है। तो इसके बाद जी, तो मैं ये कह रहा था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को ऐसी सोचें आती हैं जिसे वो बहुत बुरा या फजूल समझता है, दिमाग से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार आती हैं और उसे परेशान करती हैं। आम लोगों के अल्फाज में जिसको हम वहम की बीमारी कहते हैं वो ओसीडी है। इंसान को बुरे बुरे वसवसे अहम ख्यालात आते हैं। ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, ज्यादा कॉमन है वो या खाके आना। इसी तरह से ऐसे बुरे सेक्सुअल थॉट्स आना जिसको इंसान बहुत गलत समझता हो और उसके बावजूद उसको अजियत देते हो। मसलन बारे में ख्यालात आना जबकि वो बिल्कुल ना सोचना चाहता हो इस तरह से, और या एक बेटे को अपनी वालदा के बारे में इस तरह के ख्यालात आना, तो वो बहुत शदीद अजियत देते हैं। और आप इससे आप समझ पा रही होंगी कि ये क्यों बंदा साइंस में सफर कि वो डरता है कि अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो क्या सोचेंगे कि मैं इस तरह का इंसान हूँ। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर अक्सर ऐसी इम्पल्सेस आती हैं, जिस तरह एक माँ को ये इम्पल्स आएगी कि मैं अपने ही बच्चे का गला दबा दूं, और वो उस इम्पल्स से लड़ती है, कभी उस पर अमल नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो वाकई ऐसा कर दे, लेकिन वो इतनी ज्यादा अपनी सोचों से उस बंदे को लड़ना पड़ता है कि वो जिंदगी उसके लिए अजाब बन जाती है। अक्सर ये लोग कुछ काम बार बार करते हैं जिन्हें हम कंपल्शंस कहते हैं। तो इसका भी ट्रीटमेंट, इसके अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं ट्रीटमेंट में, लेकिन ये मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा था कि क्योंकि बाकी डिसऑर्डर्स में तो लोग खुल के बता देंगे कि मुझे ये मसला होता है,
लेकिन ये जो बुरी और फजूल सोचों का मर्ज है, इसमें क्योंकि स्टिग्मा होता है बहुत ज्यादा, तो इसका बेचारा जो बंदा है वो खामोशी में सफर करता रहता है, उसको पता भी नहीं चलता कि इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। तो मतलब ये मैंने इसलिए चाहा कि मैं एंड पे इसका जिक्र कर दूं। ठीक है, ये बहुत अच्छा किया आपने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि देखिए जब ट्रीटमेंट मौजूद है तो एक पेशेंट क्यों इतना सफर करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल आपका, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अहम और इतने सिंप्लीफाई करके आपने हमें मालूमात दी जो कि मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत कारगर और बड़ी ही ये बेहतरीन साबित होंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू नाज़रीन फॉर बीइंग विद अस। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज। दोबारा से एक्स्ट्रा दीजिएगा। आई होप नाजरीन आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था आपके लिए। मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नए प्रोग्राम